हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। और इसमें हम लोग देखेंगे इसका चैप्टर पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क। तो चलिए वन बाय वन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहें। आई होप कि आपको काफ़ी आसान भाषा में ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो इस स्लाइड में आपको दिखेगा कंटेंट, मतलब कि हमें क्या क्या स्टडी करना है वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। तो हम लोग इसे 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन फेज देखेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट सेफ्टी एंड इंफॉर्मेटिक्स। और लास्टली हम लोग देखेंगे फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो वन बाय वन हम लोग इसे कवर करने वाले हैं और आई होप कि आपको काफ़ी आसान भाषा में ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे और देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं और इसका ए पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड क्लिनिकल रिस्क। इसमें हम लोग देखेंगे पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल रिस्क का डेफिनेशन। तो पेशेंट सेफ्टी मीन्स इंश्योरिंग पेशेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म ड्यूरिंग मेडिकल केयर। पेशेंट सेफ्टी का मतलब क्या होता है? पेशेंट सेफ्टी का मतलब होता है कि हम पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान नुकसान से बचाए रखें। ओके। और क्लिनिकल रिस्क क्या होता है? क्लिनिकल रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इवेंट और एरर इन हेल्थ केयर। क्लिनिकल रिस्क यानी हेल्थ केयर में नुकसान या गलतियों से या कोई भी गलती हो रहा है उसका संभावना होना या फिर उससे हम लोग कैसे मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, वो सारा कुछ क्लिनिकल रिस्क में आ जाएगा। ओके। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस। किसके इम्पोर्टेंस? पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल केयर, मतलब जो भी क्लिनिकल केयर होता है या पेशेंट सेफ्टी होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हेल्थ केयर सेटिंग्स में या फिर कोई भी हॉस्पिटल में। तो बी पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर, मतलब कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है कि पेशेंट सेफ्टी को हमें यूज करना पड़ता है। पेशेंट सेफ्टी को क्यों हम लोग हेल्थ केयर में यूज करते हैं, उस यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स में इसे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है इजी वे में। इट्स क्रूशियल टू प्रायोरिटाइज पेशेंट सेफ्टी टू प्रिवेंट हार्म एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर क्वालिटी। पेशेंट सेफ्टी को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी नुकसान से बचा जा सके और हेल्थ केयर की क्वालिटी को भी सुधारी जा सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग सेफ्टी बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ऑब्वियस सी बात है, यदि आप मान लो कि कोई सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को या कोई भी सेफ्टी दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके बीच में एक ट्रस्ट गेन होता है, एक विश्वास बढ़ता है। तो आप नहीं चाहोगे कि आपका विश्वास लूज होए, तो उस विश्वास को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ओके। आई होप कि ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे सी पॉइंट रोल ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का रोल क्या होता है जिससे कि पेशेंट के सेफ्टी को इन्हेंस किया जा सके। ठीक। तो इसमें इन्हांसमेंट देखेंगे कि कैसे पेशेंट के सेफ्टी को हम लोग और बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक। टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसमें पहला पॉइंट है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स यूजेस टेक्नोलॉजी to improve patient safety by managing information effectively। अब हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके पेशेंट का जो भी सेफ्टी होता है उसे इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं और फिर जितने भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक, जितने भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन होता है उसे इफेक्टिवली मैनेज करने का भी हम लोग काम करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रिस्क अर्ली, प्रिवेंटिंग एरर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ केयर क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी खतरा होने से पहले कोई भी रिस्क को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक, पहचान सकते हैं
और आइडेंटिफाई यदि हो जाता है कोई भी रिस्क, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सुधार सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, और चेंजिंग करने के बाद हम उसे और भी इन्हेंस कर सकते हैं और भी उसे बढ़ा सकते हैं, ताकि पेशेंट का क्वालिटी बढ़ सके, पेशेंट के जो सिचुएशन हार्श हो रहे हैं उसमें सुधार आ सके, और कोई भी एरर हो रहा है, कोई भी गलती हो रही है, तो उसे भी सुधारने का हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ओवरऑल इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट का क्वालिटी होता है उसे हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करते हैं, सुधारने का काम करते हैं, पेशेंट के क्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, उस पेशेंट को कोई भी दिक्कत न होए उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग इसमें स्टडी करेंगे सेकेंड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट सेफ्टी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेशेंट सेफ्टी और इन्फॉर्मेटिक्स, जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कि पेशेंट सेफ्टी और इन्फॉर्मेटिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें पहला पॉइंट है इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग पेशेंट डेटा इफिशिएंटली, रिड्यूसिंग एरर इन रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इससे हम लोग पेशेंट के डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, और जो डेटा होता है पेशेंट का वो आसान हो जाता है मैनेज करना, और एरर होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक, और ट्रीटमेंट को हम लोग अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसमें इन्हांस्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, पेशेंट को एजुकेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, या बेटर कम्युनिकेशन होता है तो हम लोग पेशेंट के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अच्छा डायग्नोसिस प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इट इनेबल्स बेटर कम्युनिकेशन अमोंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इंश्योरिंग वाइटल इंफॉर्मेशन रीचेस द राइट पर्सन एट राइट टाइम, रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेशेंट से कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिकेशन करने के दौरान हमें दिक्कत बहुत ही कम होती है डायग्नोस करने में, और ज़रूरी इंफॉर्मेशन हमें पेशेंट से मिल पाती है, उनके फैमिली से मिल पाती है, और उस कम्युनिकेशन के दौरान हम लोग IPR को मेंटेन रखते हुए मिस्टेक्स को नेग्लेक्ट करते हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना होए, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन को बेटर करने का काम करते हैं। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि और क्या क्या होते हैं इसके रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो थर्ड पॉइंट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये भी हमें ये दिखाता है कि जो पेशेंट सेफ्टी है और इन्फॉर्मेटिक्स है, ये दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मतलब कि DSS। ओके, तो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड टूल्स दैट असिस्ट डॉक्टर इन मेकिंग बेटर डिसीजन बाय एनालाइजिंग डेटा, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ रॉन्ग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब हेल्थ केयर सिस्टम में या फिर जो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स होता है, उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं, और वो टूल्स क्या करता है कि डॉक्टर को हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन को लेने में, या फिर कोई भी डेटा को एनालाइज करने में। ठीक, और गलत डायग्नोसिस से बचाने में भी ये हेल्प करता है, ट्रीटमेंट के चांसेस कम करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो कि आप किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी का आप यदि यूज करते हो तो वो क्या होता है कि समय रिड्यूस हो जाता है, कम समय में ही आप बेटर ट्रीटमेंट, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, जिससे कि रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, मॉनिटरिंग एंड अलर्ट। अब यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि मॉनिटरिंग एंड अलर्ट कैसे हेल्प करता है रिलेशनशिप स्थापित करने में। तो इट हेल्प इन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट, अलर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबाउट एनी पोटेंशियल रिस्क और एडवर्स इवेंट्स, अलाउिंग फॉर द टाइमली इंटरवेंशन। ये पेशेंट को लगातार मॉनिटर करते रहता है। ठीक, देखते हो कि जो पेशेंट बेड पर होते हैं उनके बेड साइड के अबव एक मॉनिटर लगा हुआ रहता है, उस मॉनिटर में पेशेंट का पूरा वाइटल्स मॉनिटर होते रहता है, जैसे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट,
बीपी, ये सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है और पेशेंट का मतलब कि प्रॉपर एक देख रेख करते रहता है वो। ठीक, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम लोग लगातार पेशेंट को मॉनिटर करते रहते हैं और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमेशा अलर्ट, जैसे ही देखते हो कि एक बेड साइड में अलर्ट बेल लगा हुआ रहता है, वो बेल जैसे ही पेशेंट प्रेस करते हैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, वो वहाँ उनके बेड साइड पर पहुँच जाते हैं। तो पोटेंशियल रिस्क या एडवर्स इवेंट के बारे में जिससे टाइमली इंटरवेंशन हो सके, ये सारा कुछ हमें वहाँ से नॉलेज मिलता है प्लानिंग बनाने के लिए। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ये लास्ट है रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए पॉइंट्स। तो ये लास्ट पॉइंट है इफिशिएंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक, इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। तो अगर मान लो कि आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, पेशेंट का हिस्ट्री, मेडिकेशन, एलर्जीज, तो ये जितने भी डेटा इकट्ठा करते हो, इससे क्या होता है कि बेटर आउटकम हमें मिलता है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए, उनको एक डायग्नोसिस प्लान करने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स इंश्योर क्विक एक्सेस टू द पेशेंट हिस्ट्रीज, medication details and allergies, preventing error due to incomplete information। अब जैसे कि मान लो कि आप पेशेंट का जो भी एसेस डेटा होता है वो आप इकट्ठा कर रहे हो, एक जगह जमा कर रहे हो, उससे क्या होता है कि आप जल्दी ही डायग्नोसिस प्रिपेयर कर सकते हो और एरर होने के चांसेस को रोक सकते हो। ठीक, तो मैंने स्लाइड काफ़ी इजी बनाया है। यदि आप भी इसे स्लो करके देखोगे, मान लो कि आप सुन नहीं रहे हो, क्यों आप पढ़ना चाहते हो या फिर इससे नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप नोट्स प्योरली बना सकते हो, आंख बंद करके बना सकते हो। और इस नोट्स को यदि आप एग्जाम में यूज करोगे तो आई होप कि आपको सबसे मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक है, फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं किसी भी रिस्क को। ठीक, किसी भी खतरे को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली 5 पॉइंट्स के थ्रू और 5 प्रोसेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप ध्यानपूर्वक धीरे धीरे आसानी से समझे। ठीक, द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन हेल्थ केयर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स एम टू। अब देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का मेन एम क्या होता है, वो कैसे किसी भी रिस्क को मिनिमाइज करता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है और कैसे उसे ठीक करने का काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ओबियस सी बात है, कोई भी रिस्क होती है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम लोग उस रिस्क को आइडेंटिफाई करें, पहचाने कि भैया कौन सा रिस्क है, कौन सा खतरा होने वाला है। तो इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल हजार्ड्स, एरर और वल्नरेबिलिटीज विद इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज डेटा ब्रीचेस, सिस्टम फेल्योर और इनएक्यूरेसी इन रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है कि रिस्क को पहचानने में ये शामिल है कि कैसे हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम में खतरा हो सकता है, जैसे डेटा लीक हो सकती है या कोई भी सिस्टम काम करना बंद कर सकता है या गलत इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये हो सकती है कि हम लोग कोई भी रिस्क को सबसे पहले क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि कोई डेटा लीक तो नहीं हो रही है, कोई सिस्टम काम करना बंद तो नहीं कर रहा है, ठीक, कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है। हम लोग को अप्रोप्रिएटली सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके और भी रिस्क। तो दूसरा प्रोसेस होता है या दूसरा जो रिस्क होता है असेसमेंट। अगर मान लो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसे एसेस करो। ठीक, वंस आइडेंटिफाइड the risks are evaluated to understand their potential impact, likelihood of occurrence and severity of consequence। obvious सी बात है, जब खतरा पहचान लिया जाता है, अगर मान लो कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया खतरा क्या है, तो उसका असर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप होने से पहले ही उसे रिड्यूस कर दो, उसे कम कर दो, और जैसे ही आप कम कर देते हो तो रिस्क होना कम हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट है मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग
strategies to reduce or eliminate the identified risk, such as improving system security, staff training और implementing protocols। जब खतरा पहचान लिया जाता है तो उसका असर होने की संभावना और नुकसान यहाँ पर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे रिड्यूस कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्क को हम लोग पहचानेंगे, सच एज इम्प्रूविंग सिस्टम सिक्योरिटी, स्टाफ ट्रेनिंग देंगे और फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी एक प्रोटोकॉल सेट किया गया है हॉस्पिटल सेक्टर में, तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हुए हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए उसे रिड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। अगर हम लोग डेटा को मैनेज न करें या फिर मॉनिटर न करें तो भी खतरा हो सकता है रिस्क होने का। कंटिन्यूअसली मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजीज, रेगुलरली अपडेटिंग प्रोटोकॉल्स एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। लागू की गई योजना की सफलता का निर्माण और निगरानी करना, प्रोटोकॉल को नियमित रूप से अपडेट करना और सुरक्षा स्टैंडर्ड्स के अनुसार फॉलो करना चाहिए। देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी प्रोटोकॉल्स होता है, एक हॉस्पिटल सेक्टर में एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सारा कुछ मैनेज करना चाहिए ताकि इफेक्टिव और इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी जो होता है उसे हम लोग बना सके। ओके, अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज को हैंडल करेंगे तो वो क्या होगा कि 100% एक्यूरेट होगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द इंसिडेंट, एनालाइजिंग ट्रेंड्स एंड इन्वॉल्विंग स्ट्रैटेजीज टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड सिस्टम एफिशिएंसी। देखो क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट है उसे हमें हमेशा अपडेट करते रहना है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करते रहना है। ठीक, ये ना कि हम लोग मॉडर्न एरा में आ चुके हैं बट हम लोग पहले वाला ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमें हमेशा अपने हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर सेटिंग्स को अपडेट रखने हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके, कम से कम रिस्क हो सके। ठीक, तो ये रही आज की टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि इसमें कोई भी आपको दिक्कत है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और ये जो स्लाइड बनाया गया है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्वेश्चन पूछना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुई, क्या पूरे प्रॉब्लम हुई और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो उसके लिए आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, और लास्टली यहाँ से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें यदि आपने अंत तक देखा है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी इशू हो या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक, आप हमसे, जैसे कि आप नर्सिंग फील्ड में हो तो आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन देने होते हैं, तो ऑन डिमांड आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हो कि सर इस टॉपिक पर पीपीटी बनाने हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका पीपीटी 1 से 2 दिन के अंडर में रेडी हो जाता है और आपको हाई क्वालिटी में पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाती है। और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।